अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लेसन नंबर 2 में हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड देखा था काउंसलिंग का, इसी तरह लेसन नंबर 3 में भी उसका जो है बकिया हिस्सा यानी कि रिमेनिंग पार्ट है, जो कि हम डिस्कस करेंगे, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हमने पहले डिस्कस किया था वो 1900 से पहले पहले तक का था। फिर जब 1900 में फ्रांक पार्सन आया, जिसको हम फादर ऑफ गाइडेंस कहते हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा, उसने क्या किया था, उसका एक बड़ा काम था। उसने 1908 में बोस्टन में वोकेशनल ब्यूरो जो है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसकी जो वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट थी वो बहुत यानी कि इन्फ्लुएंशियल थी, ठीक है। पार्सन इस बात पे बिलीव करते थे कि जो वोकेशनल काउंसलर होता है उसे उसके अंदर ये ट्रेड्स होने चाहिए, ठीक है। उसने कुछ ट्रेड्स बताए, कौन कौन से। प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उसके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी सिर्फ उसके थ्योरीज या वो चीज़ें लफ्ज़ी नहीं आती हों, बल्कि उनको प्रैक्टिकली करना भी उसे आता हो, ठीक है। सेकेंडली, एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग सफिशिएंट ह्यूमन कॉन्टैक्ट, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें उसने बहुत ज़्यादा ह्यूमन कॉन्टैक्ट किया हो, ठीक है। एन एबिलिटी टू डील विद यंग पीपल, जो बेसिकली यंग पीपल हैं, क्योंकि वोकेशन चूज़ करना यंग पीपल का काम है, तो यंग पीपल जो है उनकी एबिलिटी, उनके साथ डील करना, ठीक है। उस एबिलिटी को उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, किसके अंदर, वोकेशनल काउंसलर के अंदर। उसके बाद आते हैं नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ सक्सेस, ठीक है। एंड देन इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रेपरेशन। उसके पास सारे जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने वोकेशंस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके पास साइंटिफिक मेथड एनालिसिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेड्स उसने बताए वोकेशनल काउंसलर के, ये अहम है, ठीक है। और इसे फादर ऑफ गाइडेंस कहा जाता है। इसने वोकेशनल ब्यूरो स्टार्ट की। ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी, फ्रैंक पार्सन, क्योंकि इसका अहम किरदार था, तो इस वजह से ये अक्सर पेपर में आता होता है। देन सेकेंडली आता है क्लिफोर्ड बेयर्स। इसने क्या किया था, इसने मेंटल हेल्थ मूवमेंट जो है इसके नाम से एक जो है तहरीक स्टार्ट की थी, ठीक है। यानी उसी दौरान ही जिस दौरान ये फ्रैंक पार्सन का काम मशहूर हो रहा था, या उसने जो काम किया था, ठीक है, उसी दौरान ही इसका काम भी था, ठीक है। जैसे कि मेंटल हेल्थ मूवमेंट है, ठीक है। इसने बहुत जो है ये भी उसी तरीके से जैसे फ्रैंक पार्सन की जो थी वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट, उसी तरीके से ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी। क्लिफर्ड बेयर जो था वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, ठीक है। उसे जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, किस वजह से, तो जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ उसने हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस देखी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उसने जो है फिर अपनी एक बुक लिखी, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। उसमें उसने उन उसको एक्सपोज किया कि पेशेंट्स के साथ किस तरीके से सलूक किया जाता है, या क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से सलूक किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। और वो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई, ठीक है। बियर्स ने क्या किया, उसने मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बात की कि इन इन रिफॉर्म या सोसाइटीज़ के अंदर, यानी जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, इनके अंदर ये फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से जो है मेंटली इल पीपल का ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। उसने ये नोट किया था कि जो वीक और वायलेंट पेशेंट्स थे, ठीक है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, क्योंकि वो वीक पेशेंट होते थे, दूसरे वायलेंट पेशेंट होते थे। यानी जो वायलेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, जो बहुत ज़्यादा वीक थे, क्योंकि वो अपनी जो है मर्ज़ी नहीं चला सकते थे, बिकॉज दे आर वीक, ठीक है। तो उनके साथ, और दूसरे जो वायलेंट पेशेंट्स थे वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले पेशेंट्स थे, ठीक है। तो इन दोनों को जो है अब्यूज़ किया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। जब से वो एडमिट होते थे हॉस्पिटल में, तब से लेकर बाद तक उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, ठीक है। तो उसने जो यानी ये तमाम चीज़ें ह्यूमन के नॉलेज में लेकर आया, बाकी तो उस सोसाइटी के नॉलेज में लेकर आया, तो इसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट, ठीक है। उसने यानी जो हॉस्पिटल में डिप्रेशन के 798 डेज़ गुजारे थे, उस दौरान ही उसने क्या कहा कि उसने काफ़ी सारे इनकरेक्ट डिडक्शन भी जो है वो निकाले, लेकिन
क्या हुआ कि वो बाद में काफ़ी उसकी हेल्पफुल रहीं, ठीक है। यानी कि उसने यही जो डिडक्शंस निकाली थी, मफरूज़े जो उसने निकाले थे, वही पब्लिक के सामने जो है ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स की सूरत में सामने आए, ठीक है। और उसके अलावा साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस, यानी एक मेंटल इलनेस को साइंटिफिक अप्रोच देनी चाहिए, ये उसने कहा था, ठीक है। यानी ये जो मफरूज़े इनकरेक्ट थे वो उसने पब्लिक के सामने रखे, ठीक है। उसने कहा था कि हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। तो ये क्या था, इनकोरेक्ट, उसकी नज़र में इनकोरेक्ट थे। फिर उसके बाद विलियम जेम्स और एडोल्फ मेयर के साथ मिलकर उसने जो है मेंटल हाइजीन मूवमेंट भी लॉन्च करवाई थी, जो आम लोगों को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। और 1909 में जो है बियर्स ने लीडरशिप फॉर नेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन भी सप्लाई किया था। उसके बाद साइकोपैथिक हॉस्पिटल्स, ये क्या थे साइकोपैथिक हॉस्पिटल, ये कम्युनिटीज़ में लोकेटेड थे, ठीक है। और क्या थे, ये फ़ॉरेनर बने मॉडर्न डे कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ सेंटर जो आपको आज नज़र आते हैं, मॉडर्न डे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स, वो एक्चुअली किसकी वजह से बने थे, वो साइकोपैथिक हॉस्पिटल्स की वजह से ही वजूद में आए थे, ठीक है। क्योंकि इन हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता था कि जो यानी जो अब मॉडर्न डे हैं उनमें आप जो है, क्योंकि पहले साइकोपैथिक हॉस्पिटल में तो एक जो पेशेंट उसको जमा करवा के आ जाओ और बस, लेकिन ऐसे जो मॉडर्न कम्युनिटी सेंटर्स जो बने हैं वो ऐसे नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर उनको ठीक करना होता है, वो फिर वापस अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। अदर अर्ली लीडर्स जो थे गाइडेंस मूवमेंट में, वो कौन कौन से थे जी, जी स्टेविस हो गया, एली वीवियर और फ्रैंक पार्सन की बात हम पहले कर चुके हैं। एली वीवर ने क्या काम किया था, उसने टीचर गाइडेंस कमिटीज़ बनाई थी न्यूयॉर्क के हाई स्कूल में, और उसने जो है ताकि वो यूथ को एक अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो कमिटीज़ बनाएंगे तो उनको उस कमेटी के लिए कैंडिडेट्स चाहिए होंगे, तो एक यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का नया उसने जो है डिस्कवर किया था तरीका, ठीक है। उसके बाद जो हमने दूसरी बात की जेसी डेविस की, डेविस ने क्या किया था, उसने एडवोकेट किया था करिकुलम कॉम्प्लीमेंटेड बाय वोकेशनल गाइडेंस, यानी उसने एक पूरा निसाब ही दे डाला था। एना रीड भी इसके अंदर इन्वॉल्व है वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट के अंदर। उसने क्या किया था, उसने जो है गाइडेंस प्रोग्राम्स डेवलप किए थे, ठीक है, कि बंदे को उसकी जो वो काम कर रहा है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के मुताबिक जज कर सके, ठीक है। उसके बाद 1910 में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग स्टार्ट हुई, जिसमें जो कि जो है काउंसलिंग में उसको फाउंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। वर्ल्ड वार वन से पहले ह्यूमन असेसमेंट को सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पर बनाया जाता था, ठीक है, असेसमेंट की जाती थी। फिर जब अल्फ्रेड बीनी और का जो एसोसिएट थ्यूडर साइमन था, उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में मुतारिफ़ करवाया, तो उसके बाद से काफ़ी चेंजिंग्स आने लगी। 1916 में फिर एक रिवाइज्ड वर्जन दिया गया यूनाइटेड स्टेट में, जिसे टर्मन ने और उसके कोलीग्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था, ठीक है। तो यानी ये सारी जो टेस्टिंग थी, ये टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी किसमें, इन काउंसलिंग प्रोफेशन, क्योंकि आप उस टेस्ट को अपने क्लाइंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो इन काउंसलिंग। तो ये ऐसा ऐसे ये तमाम चीज़ें जो है वो काउंसलिंग प्रोफेशन को वजूद में आने में हेल्पफुल कर यानी हेल्प कर रही थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1920, अच्छा एक और चीज़ आपने यहाँ पर ये जो देख लेनी है कि रॉबर्ट यर्क्स जो कि एपीए का प्रेसिडेंट था, ठीक है, उसने जो है कमेटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट बनाई थी जो कि डेवलप करती थी आईक्यू को और अदर मेयर्स को, ठीक है। रॉबर्ट यर्क ने क्या काम किया था, एपीए का प्रेसिडेंट था, ये याद रखना कौन था एपीए का प्रेसिडेंट, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट कब हुई, जर्नल कब हुआ, ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 1920 में क्या हुआ था कि जो है 1920 में बोस्टन और न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हुआ था सर्टिफिकेशन ऑफ काउंसलर्स का, यानी काउंसलर्स अपने जो थे काउंसलिंग सेंटर्स को सर्टिफाइड बना रहे थे। तो ये 1920 में बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क और बोस्टन में काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है 1928 में जब SVII यानी कि ये वोकेशनल इन्वेंट्री जो है डिस्कवर की गई, ठीक है।
ये वोकेशनल इन्वेंट्री ने बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल किरदार अदा किया, ठीक है, क्योंकि इस सारी वोकेशन के बारे में थी। तो ऑफ कोर्स काउंसलिंग में भी आप वोकेशन के बारे में भी गाइडेंस करते हो, तो ये उसको जो है वजूद फाउंडिंग में लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। उसके बाद 1921 में कैटल ने जो है साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन यानी कि उसने अपने टेस्ट साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन को जो है वो दिए। उसके बाद 1921 में रोज शाह का जो था बहुत पॉपुलर टेस्ट साइको डायग्नोस्टिक वो डेवलप होते। ये तमाम टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो थे वो एक्चुअली वोकेशनल गाइडेंस और उसके अलावा काउंसलिंग प्रोफेशन में उसके फाउंडिंग करने में बहुत हेल्पफुल थे। देन उसके बाद चाइल्ड गाइडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। चाइल्ड इसमें क्या था, इसमें चाइल्ड ही आपका जो था वो एक फोकल पॉइंट था, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेटिव ईयर्स यानी जो आपके बनने वाले ईयर्स जो होते हैं, जो बच्चे को बना रहे होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स, उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया। नॉलेज जो था चिल्ड्रन के बारे में वो जो है उसके बारे में बात की गई, ठीक है। चाइल्ड स्टडी के लिए मोर एक्यूरेट मेथड्स होने चाहिए, इस बारे में बात की गई। तो यानी ये तमाम चाइल्ड गाइडेंस मूवमेंट भी काउंसलिंग में हेल्पफुल थी, क्योंकि काउंसलिंग में चाइल्ड के साथ भी काउंसलिंग की जाती है। 1930 में क्या हुआ, विलियमसन की ट्रेड फैक्टर अप्रोच आई, ठीक है। उसकी अप्रोच को विलियमसन जो है मॉडिफाइड पार्सन्स थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। उसने ट्रेड्स के बारे में बात की थी। ये ट्रेड्स भी इनडायरेक्टली काउंसलिंग प्रोफेशन को जो है इन्फ्लुएंस कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप एक इंसान के ट्रेड्स को परखोगे जांचोगे तभी जाके उसकी काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग में अफेक्टिवनेस डाल रही थी। देन जॉन ब्रियर आया, उसने एजुकेशन एज गाइडेंस के नाम से जो है पब्लिश की बुक, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी स्टूडेंट के लिए, और स्कूल करिकुलम में भी उसको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। देन वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई, उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से जब नुकसान हुआ था तो जो उनकी भराई के लिए, उस नुकसान की भराई के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं सिग्निफिकेंट एक्ट्स किए गए थे, ठीक है। जैसे सिविलियन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एक्ट, वेटरन्स ब्यूरो, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जैसे कि रिहैबिलिटेशन काउंसलर जो था, ये तो आपके 1930 में आए ना। उसके बाद 1930 से 1950 तक भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जैसे कि वेक्सलर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आया, ठीक है, जिसमें एडल्ट की जो है कैपेबिलिटीज़ को परखा जाता था। तो यूएस एम्प्लॉयमेंट सर्विस की इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। तो ये तमाम एम्प्लॉयमेंट सर्विस देखें, एक ही चीज़ आ रही है, वोकेशन एम्प्लॉयमेंट, तो ये तमाम चीज़ें किस में थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी काउंसलिंग प्रोफेशन को। 1940 के बाद जो है 500 साइकोलॉजिकल टेस्ट अपेयर हुए, एक मेजरमेंट बुक जो थी उसका पूरा कैटलॉग बना, और इसी दौरान फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई और कार्ल रोगर की थ्योरी आई और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इन काउंसलिंग। ये तमाम चीज़ें काउंसलिंग प्रोफेशन को एक स्ट्रॉन्ग जो है प्रोफेशन के तौर पर उभरने में हेल्प कर रही थी। कार्ल रोगर ने क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच दी थी, जिसमें उसका फोकस क्लाइंट होता है। बाकी में देखो साइकोथेरेपी हो गई या जो भी बिहेवियरल थेरेपी, उसमें क्या होता है, उसमें एक जो आपका जो साइकोथेरेपिस्ट होता है या ट्रेनर जो होता है बिहेवियरल थेरेपी में, वो फोकस ऑफ अटेंशन होता है, क्योंकि उसने सब कुछ करना होता है, उसने पेशेंट को ठीक करना होता है, अपने क्लाइंट को। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच में क्लाइंट इम्पोर्टेंट होता है, ट्रेनर सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा होता है बस। तो ये एक अप्रोच जो थी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में भी यही ही होता है, वो सिर्फ हेल्प कर रहा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई तो ज़ाहिर बात है उसके लिए बेहतरीन जो है अमले की ज़रूरत थी, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह साइकोलॉजिस्ट के जो टेस्ट बनाए थे वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया मिलिट्री के अंदर, या जो वो जो है अमले की जो भर्ती कर रहे थे उसके लिए। तो वो तमाम टेस्टिंग, वो तमाम प्रोसीजर्स इसके लिए यानी काउंसलिंग प्रोफेशन को उभारने में बहुत हेल्पफुल थे, ठीक है। इसकी जो है हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हिस्ट्री जो है अगर आपको पता हो तो आगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेसन नंबर 3 मेरी भी हिस्ट्री थी और लेसन नंबर 4 में भी आगे हिस्ट्री है, तो वो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे।